हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं द मैन हु एम्पावर द ब्लाइंड के क्वेश्चन आंसर्स। तो देख लेते हैं। तो देख लीजिए, ये आगे हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या बोला जा रहा है, हाउ डिड लिटिल लॉइस लूज हिज आई साइट। तो ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा रहा है कि जो लॉइस है उन्होंने अपनी आई साइट कैसे खोई थी। तो हमने वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। लिटिल लॉइस लॉस्ट हिज आई साइट इन द एज ऑफ 3, जैसा कि मैंने अपने लास्ट टाइम एक्सप्लेनेशन में भी बताया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आई बटन फ्लैश हुआ होगा, तो एक बार देख लेना, ताकि आपको इजी जो इसकी स्टोरी है मैं शॉर्ट में मैंने समझाई है तो वो समझ आ जाएगी, तो उससे ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो जो लॉइस थे उन्होंने 3 साल की उम्र में उनकी जो आई साइट थी वो चली गई थी। वैन लिटिल लॉइस ट्राइड टू स्टैब द लेदर विद एन ऑल बट सडनली एन ऑल फ्लिप्ड अप एंड इंजर्ड हिज आइज। तो इससे क्या हुआ था कि जब वो छोटे थे उन्होंने क्या किया था, ऑल की मदद से जो लेदर होता उसको स्टैब करना, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था उनके फादर थे वो हार्नेसर थे, लेदर का काम करते थे। तो वो एक ऑल जो होता है वो टूल होता है, यहाँ पर वीडियो में भी आपको शो हो रहा होगा। तो इस टूल की मदद से वो क्या कर रहे थे, उस पर छेद करने की कोशिश करते हैं, अपने फादर को देख के कॉपी कर रहे थे। तो अब वो 3 साल का थे, तो उनसे क्या हुआ, उनके हाथ से वो ऑल जो है वो फ्लिप हो गया, छूट गया और सीधा उनकी एक आंख पे लग गया। तो वो डैमेज इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से उनकी दोनों आंखों की जो आई साइट होती है वो हमेशा के लिए चली गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ डिड द यंग ब्लाइंड लॉइस फाइंड हिज वे टू डिफरेंट प्लेसेस। तो ये भी क्वेश्चन जो है पास्ट में है, तो आंसर इसका पास्ट में देंगे। द यंग ब्लाइंड लॉइस फाउंड हिज वेज टू डिफरेंट प्लेसेस बाय टैपिंग ऑन द ग्राउंड विद हिज केन विच हेल्प्ड हिम टू फाइंड हिज वेज। तो ये भी मैंने स्टोरी में बताया था, जैसे ब्लाइंड लोग क्या करते हैं, वो छड़ी की मदद से चलते हैं। तो यहाँ पर छड़ी को क्या बोलते हैं, केन। तो वो क्या करते हैं, ज़मीन पे टैप टैप करते हैं केन की हेल्प से, तो जिससे क्या करते हैं वो अपने स्टेप्स को फाइंड करने में उनको हेल्प मिलती है। तो जो लॉइस था वो भी, उन्होंने भी ये बहुत जल्दी सीख लिया था, केन की हेल्प से ग्राउंड पे टैप करते थे और अपना रास्ता को वो फाइंड कर पाते थे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट हेल्प हिम टू एक्सेल इन प्लेइंग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स। तो उनको क्या चीज़ ने हेल्प किया उनकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में महारत हासिल करने के लिए। तो एक्सेल में क्या हो गया कि वो महारत हासिल करने को बोलते हैं एक्सेल। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हो सकता है मीनिंग दिया हो, तो यहाँ पर नहीं दिया, बट एक्सेल हो गया जो महारत हासिल होती है, जो एक्सपर्ट हो जाता है बेसिकली। तो यही बता रहा है कि उन क्या चीज़ ने उनको एक्सपर्ट कर दिया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में, क्या हेल्प हुई थी। तो लुइस वाज एडमिटेड टू द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड विच हेल्प हिम टू एक्सेल इन प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैंने बताया था स्टोरी में भी, जो लॉइस थे उनको जो ये रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड है, यहाँ पर इनको एडमिट करवाया गया था, जहाँ पर इन्होंने पियानो और सेलो जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाने में एक्सपर्ट हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सीखा था। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओवर द ब्लाइंड टॉट रीडिंग व्हेन लुइस ब्रेली स्टार्टेड स्टडिंग एट द इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड। तो जो ब्लाइंड थे उनको कैसे रीडिंग करवाई जाती थी, जब ब्रेली जो है लुइस ब्रेली वहाँ पर स्टडी करना स्टार्ट किया था, कहाँ पर, इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड में। ये देखो आंसर में लिखा है, वेलेंटिन हुए द फाउंडर ऑफ द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड हैड डेवलप्ड द न्यू वे फॉर रीडिंग फॉर द blind in which the letters were raised on the other side of the heavy paper so that the blind people could trace it with their fingers. In that way the blind were taught reading when लॉइस ब्रेली स्टार्टेड स्टडिंग एट द इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड। तो उन्होंने क्या किया था, जब लॉइस ब्रेली वहाँ पर पढ़ते थे तो वेलेंटिन हुए जो फाउंडर थे इसके रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड, उन्होंने, मैंने बताया था, एक मेथड निकाला था। उसमें क्या होता था, एक हैवी पेपर पे क्या किया था, जैसे पंच किया होता था, थोड़ा सा ना जो लेटर वो ना डॉट डॉट्स ऐसे वो उठे होते थे दूसरी साइड पे। तो जो ब्लाइंड पीपल क्या करते थे, उसको टच करके ट्रेस करके उसको पढ़ पाते थे। ठीक है, तो ये मेथड जो है उन्होंने निकाला था। ठीक है, तो व्हाट वाज द कैप्टन बार्बियर इन्वेंशन और हाउ डिड इट हेल्प ब्रेली। तो ये नंबर 5 में पूछा जा रहा है, जो कैप्टन बार्बियर था उनकी क्या इन्वेंशन थी, यानी कि क्या खोज थी, और जो वो खोज थी उसने ब्रेली की कैसे हेल्प की। हम ये देखो, ये भी क्वेश्चन जो है पास्ट में है, तो आंसर हमारा पास्ट में जाएगा। ठीक है, The Captain Barbier invention was a technique of sending messages by means of embossed dots and dashes above the surface of a paper. It helped Braille in identifying the letters
with his fingers as quickly as sighted people could read printed type। समझ आया बच्चों? यानी कि कैप्टन बारबियर की जो इन्वेंशन थी वो ऐसी टेक्निक थी कि वो एक शॉर्ट मैसेज भेजने का एक ऐसा तरीका था जिसमें क्या किया जाता था, वो डॉट डैश की मदद से वो भी क्या होते थे, एम्बोज्ड, यानी कि पेपर पे इस तरह से वो दबा दबा के टाइप किया जाता था कि दूसरी साइड पे जो पेपर होता है वो वहाँ से वो उसके जो लेटर्स होते हैं वो रेज हो जाते थे, डॉट और डैशेस जो होते थे वो रेज हो जाते थे, जिससे क्या होता था उसको भी टच करके पढ़ा जा सकता था। और ये टेक्निक इतनी फास्ट थी कि जैसे कि जो लोग देख सकते हैं, एक अपनी प्रिंटेड बुक को पढ़ सकते हैं, तो जो ब्लाइंड है वो भी इतनी फास्ट रीड कर सकते हैं। तो ये उनकी कैप्टन बारबियर की इन्वेंशन थी, जिस पे फिर बरेली ने इसको और पॉलिश किया था। बाद में मैंने ये स्टोरी में भी बताया था, 2 साल इन्होंने इस पे इन्वेंशन पे काम किया था, इनसे सीख कर रहे थे, और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी ही एक इन्वेंशन बना दी थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Were the authorities of the Institute for the Young Blind unwilling to accept Braille's method? Authorities of the Institute for the Young Blind were unwilling to accept Braille's method because the people who could see were satisfied with the old method, but mostly printers of the old style embossed books were afraid to lose their business if they adopted his system। यानी कि जो अथॉरिटीज़ वाले थे वो इसलिए अनविलिंग थे क्योंकि जो लोग देख सकते थे उन्हें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेथड को चेंज करने से, ठीक है, नए मेथड को अडॉप्ट करने में कोई उनको खास दिलचस्पी नहीं आ रही थी। वो बोलते थे जैसा है ठीक है, जो भी चल रहा है। लेकिन जो प्रिंटर्स थे, बुक को प्रिंट करने वाले, असल में क्या होता था, जो आप ये अपनी बुक पढ़ रहे हो तो जो ये लेटर्स टाइप किए जाते हैं, ये इसकी जो प्रिंट होती है वो सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी बुक से, क्योंकि उनकी बुक पे क्या होता है, वो पंच किया जाता था, वो एम्बोस्ड बुक होती है, जिससे क्या होता था दूसरी साइड पे उसका प्रिंट छप जाए कि टच करके जो ये ब्लाइंड पीपल हैं वो पढ़ सकें। तो इसलिए जो ये बुक वाले होते थे, ये प्रिंटर्स, इसलिए जो ये बुक प्रिंट करने वाले होते थे ये बोलते थे कि ये जो इनको मेथड है, अगर ये इन्होंने अडॉप्ट किया तो हो सकता है इनको अपना बिज़नेस से हाथ धोना पड़े, लॉस हो जाए, क्योंकि हो सकता है ये अगर नहीं चला तो, क्योंकि एक तो ये बुक बहुत महंगी छप रही है और अगर ये मार्केट में नहीं चली तो उनको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाउ डिड द कॉन्सर्ट प्रूव टू बी अ ग्रेट इवेंट इन द लॉइस लाइफ? अभी ये कॉन्सर्ट ने कैसे प्रूव किया लॉइस की लाइफ का जो ये ग्रेट इवेंट बना, कैसे? The concert proved to be a great event in his life because all his hard work got success and the schools agreed to use his system। यानी कि उसका जो सिस्टम था, जो ये कॉन्सर्ट था, असल में वो कैसे सक्सेसफुल रहा, क्योंकि सब ने वो कॉन्सर्ट सुना था। मैं अगर किसी ने वो नहीं सुना तो वो आप लास्ट वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने बताया था कि जैसे कि वो लड़की ने पियानो बजाया था और इस तरह से बजाया था कि काफ़ी लोग सरप्राइज़ हुए थे और उसको काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था, जिसकी वजह से लड़की ने क्या किया था, फिर ब्रेली सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस, ब्रेली और उसके सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस किया था कि कैसे उसने ब्रेली से कोचिंग ली है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रेली इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे थे कि लोग जो है उनके मेथड के बारे में जान पाएँ, तो वो उस कॉन्सर्ट के बाद ही लोगों को समझ आया। फिर उसके भी 2 साल के बाद मैंने उसमें डेट्स अच्छे से मेंशन की हुई है कि जो जिस स्कूल में ये पढ़ाते थे और ख़ुद भी पढ़े हैं, वो उन्होंने भी फिर अडॉप्ट कर लिया था। सब ने तो अडॉप्ट कर लिया था इसके बाद, लेकिन जो ये मेन अथॉरिटीज़ थी, जो ये इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड है, इन्होंने फिर भी अडॉप्ट नहीं किया था। इन्होंने उसके भी कॉन्सर्ट के 2 साल बाद इन्होंने जो है एक्सेप्ट किया था, यानी कि लॉइस ब्रेली की डेथ के बाद। तो जिस साल ये कॉन्सर्ट हुआ उसी साल में लॉइस ब्रेली की जो है डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कुछ बायोजियोग्राफिकल डिटेल्स हैं, जिसमें जैसे ईयर ऑफ बर्थ लिखा है। ये पूछा गया कि किस लॉइस ब्रेली के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था, उनके फादर का नाम क्या है, या उनके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। उसके बाद द ईयर इन विच ही जॉइंड द इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड, किस ईयर में उन्होंने यहाँ पर किया एडमिशन। उसके बाद यहाँ ग्रेजुएशन कब हुई, और ये किस ईयर में उन्होंने सिस्टम बनाया, और किस ईयर में वो जो सिस्टम था उनके इंस्टीट्यूट जहाँ पर उन्होंने पढ़ाया वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये कुछ ईयर्स लिखे हैं, ये डिटेल्स लिखे हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि 1809 में वो बॉर्न हुए, मॉन्सियर ब्रेली उनके फादर थे।
और हार्नेसर मेकर का काम करते थे। ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 1819 में उन्होंने वहाँ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। 1827 में वो ग्रेजुएट हो गए वहाँ से। उसके बाद 1829 में उन्होंने वो सिस्टम बना दिया, 2 साल लगाया कैप्टन बारबियर से मिलने के बाद। उसके बाद 1854 में वो जो इंस्टीट्यूट था जहाँ पे वो खुद भी पढ़े और बाद में पढ़ाते थे, उन्होंने ये अडॉप्ट कर लिया। तो ये उसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेज वर्क पे। तो ये जो है यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ से डिटेल्स मिल जाएगी अगर आप इसको पढ़ेंगे, और इसको जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी आपको शॉर्ट में स्टोरी समझने में, ठीक है। कुछ पॉइंट्स यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे आपको। Blind people before the during days of the Lois Braille earned their bread by begging। जैसे कि मैंने बताया था कि पुराने टाइम में क्या होता था, जो ब्लाइंड पीपल थे उनको क्या किया जाता था, बैगिंग करवाई जाती थी, भीख मंगवाई जाती थी। तो क्योंकि वो एम्पावर्ड नहीं थे, ठीक है, उस टाइम पे। तो ये लॉइस ब्रेली थे जिनकी हेल्प से आज सभी समाज में इक्वालिटी, जो ब्लाइंड पीपल है उनको भी एक इक्वालिटी मिली हुई है। उनको आज किसी से पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपनी तरीके से स्टडी करके पूरे सिस्टम के साथ चल सकते हैं, ठीक है। वो पीछे नहीं रह सकते जैसे कि पुराने ज़माने में होता था। अब आ जाते हैं सेकंड, द पीपल ऑफ कोपरे वर डैश काइंड टू लुइस ब्रेली व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड। यानी कि वहाँ के लोग कैसे थे, काइंड थे, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल थे, उन्होंने ब्रेली की बहुत हेल्प की है, ठीक है। उसके बाद द रीडिंग मेथड यूज्ड बाय लुइस ब्रेली हैड लिमिटेशन सच एज स्लो एंड हार्ड टू रीड। असल में बताया था कि जो वैलेंटाइन हुए ने मेथड निकाला था वो काफ़ी ज़्यादा स्लो था, इसलिए ये उसके बारे में लिखा है। द रीडिंग मेथड यूज्ड बाय लुइस ब्रेली हैड ए लिमिटेशन सच एज स्लो एंड हार्ड टू रीड। उसके बाद इन्होंने ये सोचा था कि मैं खुद का एक ऐसा मेथड निकालूंगा जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा, और जैसा कि देखने वाले लोग रीड कर सकते हैं फास्ट, और ब्लाइंड लोग भी वैसे ही फास्ट रीड कर पाएँ, ठीक है। लुइस ब्रेली वाज ओवरजॉयड व्हेन कैप्टन बारबियर एक्सप्लेन्ड हिज न्यू इन्वेंशन टू हिम। तो ये क्या थे, ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि ये जो चीज़ चाहते थे, मैंने बताया ना टेक्निक, जो जिसे ये चाहते थे कि ब्लाइंड लोग भी अच्छे से फास्ट रीड कर सके, तो ये इनको कैप्टन बारबियर से मिलने के बाद मिली, ठीक है। तो उस पर फिर इन्होंने अपना भी थोड़ी मेहनत की, अपना काम किया, 2 साल लगाए, तो इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा पॉलिश कर दिया। लुइस ब्रेली evolved a system in which one letter was distinguished from another by a special combination of dots। तो ये जो इन्होंने कैसे किया था, इन्होंने ऐसा बनाया था कि वो डॉट और डैश की मदद से ना कुछ कॉम्बिनेशन होता था डॉट्स का, तो उससे वो लेटर को डिफरेंस कर पाते थे, ठीक है। When so many punched books were available for the blind, Louis Braille looked unhappy because it was not accepted by the authorities of the institute। इतनी सारी पंच बुक्स होने के बावजूद भी जो लुइस ब्रेली थे वो अनहैप्पी इसलिए थे क्योंकि जो उनका मेथड था वो इंस्टीट्यूट या अथॉरिटीज़ वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। लुइस ब्रेलीज मेथड ऑफ टीचिंग द ब्लाइंड वाज कॉल्ड, उसका जो मेथड था पढ़ाने का उसको क्या बोला जाता है, उसका उन्हीं के नाम से ही फेमस हुआ, ब्रेली, ठीक है। जो ये मेथड है उसको बोलते हैं ब्रेली, क्योंकि जो उनका नाम था लुइस ब्रेली उसी के नाम से ये मेथड का नाम रखा गया है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, इससे भी आपको कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। उसके बाद ये रीड दिस सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, वही एडवर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आपने वो एडवर्ब्स लिखने जो आपकी यहाँ पर स्टोरी में यूज़ किए गए हैं। तो आपने यहाँ से ढूंढने हैं, स्टोरी पढ़नी है, यहाँ से ढूंढने हैं, और यहाँ पर आपको लिखने हैं, राइट डाउन करना है। तो मैंने तो पहले से कर रखे हैं, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से पढ़कर भी कर सकते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए तो उनका एक वन वर्ड बनाना, ठीक है। कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि पियानो, कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट जो होता है बजाने वाला उसको क्या बोलते हैं, पियानो। टू मूव बैक, पीछे जाना, उसका वन वर्ड होता है रिट्रीट। टू क्लैप योर हैंड्स टू शो अप्रिसिएशन, यानी कि अपने हाथों को क्लैप करते हो तो किसके लिए करते हो, उसको बोलते हैं अप्लॉड्स। अ पर्सन हु प्लेज द पियानो, जो पियानो बजाता है उसको बोलते हैं पियानिस्ट। तो अब उसके बाद आता है मैच ऑपोजिट वर्ड्स। तो ये बच्चों आप खुद भी कर सकते हैं, देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं ये आते होंगे। उसके बाद आपका ग्रामर वर्क आ जाता है। अब हमें वुड और यूज़ टू कब यूज़ करना चाहिए, तो पहले सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे बताया गया है
Lois would trace each letter over and over again. So even a very short story would fill many heavy volumes. In each of these sentences, would is used to talk about repeated actions in the past. यानी कि जो repeated actions है वो यूज़ करने के लिए क्या किया गया है, would का इस्तेमाल किया गया जो उन्होंने बार बार किए. These repeated actions in the past could also be expressed by used to. और जो ये रिपीटेड एक्शंस जो पास्ट में हो चुके हैं यानी कि प्रेजेंट में नहीं कर रहे तो उसको यूज टू भी हम एज ए एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस वन वुड से लॉइस यूज टू ट्रेस ईच लेटर ओवर एंड ओवर अगेन. तो ऐसे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जो लॉइस थे वो क्या करते थे, जो लेटर को बार बार क्या करते थे, ट्रेस किया करते थे. यूज टू इज़ आल्सो एम्प्लॉयड वाइल टॉकिंग अबाउट past situation as in the following sentences. She used to travel a lot when she was young. यानी कि ये जो used to है ये उस चीज़ को भी बताता है जो हम पास्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते थे बट प्रेजेंट में वो चीज़ें अब नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, हम used to का इस्तेमाल करते हैं. There used to be a lot of trees on this road. यानी कि यहाँ पर इस रोड पे बहुत सारे ट्रीज़ हुआ करते थे. यानी कि अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं इस रोड पे नहीं हैं. समझ रहे हो. तो अभी ऐसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिसको अंडरलाइन किया गया. हमने वहाँ पर क्या करना है, यूज टू या फिर वुड का इस्तेमाल करना है. तो ये आपके सोल्यूशंस है, या आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं. ठीक है, तो ये आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो सेंटेंसेस को. ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे. आपको एक क्वेश्चन दिया गया, लेट्स टॉक डिस्कस विद योर क्लासमेट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लॉइस ब्रेली. यहाँ पर आप अपनी क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में. ठीक है, उसके बाद पैरा लिखना है किन के बारे में, लॉइस ब्रेली के बारे में. तो ये मैंने अपने से शॉर्ट लिखा हुआ है, आप चाहें तो खुद से अपने नॉलेज से भी यहाँ पर शॉर्ट जो पैराग्राफ है वो लिख सकते हैं. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा. तो यहाँ पर हमारे ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है, द मैन हू एम्पावर्ड द ब्लाइंड. तो इसी के साथ अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो लाएंगे. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वाला वो मैंने शायद पहले अपलोड कर दिया, द ईगल. तो द ईगल के बाद अब जो उसके बाद आने वाला है द प्रोडिगल सन, वो आने वाला है. तो उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, तो वो भी बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगा. तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं, अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है यहाँ पर देख के, अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना. तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों.